So let me take on empirical formula, molecular formula, next level. ठीक, लेवल नंबर 2 देखते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उससे आपका सारा रिकैप हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी डाउट्स मैं पूरे कंप्लीट करूंगा। ठीक, आपको क्वेश्चन मैंने दिया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है का ब्यूटेरिक एसिड कंटेन्स, ब्यूटेरिक acid contains carbon, hydrogen and oxygen. Butyric acid contains carbon, hydrogen and oxygen. आगे दिया a 4.24 milligram of sample of butyric acid, a 4.24 milligram of sample of butyric acid is completely burned, ठीक, is completely burnt. It gives 8.45 gram of carbon dioxide. It gives 8.45 milligrams, not grams. It is milligram of carbon dioxide and 3.46 gram of water. 3.46 gram of water. 3.46 gram of water. If the vapor density, if its vapor density is 44, if its vapor density is 44, find the molecular formula. Find the molecular formula. सी बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो वेल्डिंग फ्यूल वाला मैंने आपको बताया था पिछली बार, बेटा या तो वो आएगा, अगर वो नहीं आया तो पेपर में ही है, दोनों में से एक पक्का। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? अगर आप वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन देखते हो, उसमें वेट ऑफ कंपाउंड नहीं दे रखा था शुरुआत में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दे रखा था और वाटर का वेट दे रखा था, जिससे हमने कार्बन और हाइड्रोजन का वेट निकाला था। पर यहां हमारे पास ऐसे कह दिया गया कि इतने मिलीग्राम ऑफ सैंपल को जला के हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और इतना वाटर बनाया। तो यहां आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन उससे अलग हो जाता है। अगर हमें ये वेट नहीं दिया होता तो हम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालते और वाटर से हाइड्रोजन निकालते, जैसे कि वेल्डिंग फ्यूल वाले क्वेश्चन में हमने किया था। पर जब हमें वेट ऑफ सैंपल दे दिया गया हो तो बेटे हमें पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कार्बन की, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी हाइड्रोजन की और परसेंटेज निकालनी होगी ऑक्सीजन की। वो कैसे निकालनी होगी? प्लीज सी दिस। देखो, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। वो कैसे निकालेंगे? देखो बेटे, हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितनी कार्बन है। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है। वी वेरी वेल नो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम। और 44 ग्राम में हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है। 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, ठीक। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी कितनी है? 8.45 मिलीग्राम, ठीक। तो हमें यहां से यह समझ में आता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल हैव 12/44, ठीक। और कितना कार्बन बना? 8.45 मिलीग्राम।
यानी 10 टू पावर -3 ग्राम। मिली को मैंने 10 टू पावर -3 में लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन 12/44 इंटू 8.45 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। ये वेट आ जाएगा बेटा किसका? ये वेट आ जाएगा बेटा कार्बन का। दिस विल बी वेट ऑफ कार्बन। ठीक, ये कार्बन का वेट आ जाएगा बेटा। अब कार्बन की जब परसेंटेज निकालनी होगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक, वेट ऑफ कंपाउंड यानी जो ब्यूटेनिक एसिड जिसको जला के हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इंटू 100। तो बेटा वेट ऑफ कार्बन आया 12/44 इंटू 8.45 इंटू 10 टू पावर -3 बाय वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का कितना वेट दे रखा था बच्चों? कंपाउंड का वेट दे रखा था 4.24 इंटू 10 टू पावर -3, क्योंकि ये भी मिलीग्राम में तो ये भी मिलीग्राम में, इंटू 100। अब इसको ग्राम में कर दिया तो इसको भी ग्राम में कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करते हो ये कैंसिल हो जाता है। जब इसको सॉल्व करते हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कम्स आउट टू बी 54.35%। देखो बेटे, मैंने थोड़ा लॉन्ग कट में आपको करके समझा दिया, बट हम ना यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते थे। देखो बेटा, हमें इसको ऐसे भी किया जा सकता था, अगर इफ हमारे पास वेट ऑफ कंपाउंड दिया हो तो हम ऐसे भी कर सकते थे। परसेंटेज ऑफ कार्बन का डायरेक्ट फॉर्मूला 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये 12/44 तो ऐसे किसी रहना है। ये क्या था? 8.45 वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या था? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया करते हैं जब कभी भी हमारे पास ऐसा हो कि वेट ऑफ सैंपल दे दिया गया हो और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बने। ठीक, तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, सेम बात आएगी। ये मैंने लॉन्ग कट में इसलिए करके बताया ताकि फॉर्मूला कहां से आया ये समझ में आ सके। ये फॉर्मूला इसी कैलकुलेशन से निकाला गया है कि 12/44 तो आना ही है। यहां वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 आना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कभी भी बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हो और बेटे वेट ऑलरेडी दिया गया हो, ठीक, तो आप करोगे वेट 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ऐसे करके बेटे हम निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। इसी तरह से बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का भी तरीका है हमारे पास। वो आएगा 2/18 into weight of water formed by weight of organic compound into 100। ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं जैसे वाटर में, जैसे कि हमें पता है कि वाटर के अंदर कितनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो 18 ग्राम में 2 ग्राम, इसलिए यहां पे आया 82/18 into weight of water by weight of organic compound into 100। So this formula can be used for percentage of hydrogen and this formula can be used for percentage of carbon directly। यानी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे ही कर सकते हैं। अब देखो, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी जो मैंने यहां निकाली वो आ गया 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वेट बना था? 8.45। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4.24 इंटू 100। बेटे देखो, ये भी मिलीग्राम में, ये भी मिलीग्राम में, तो 10 टू पावर -3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। मिलीग्राम से मिलीग्राम क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये आंसर सेम आएगा बेटा हमारे पास 54.35%। इसी तरह से अगर मैं वेट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/88 इंटू वेट ऑफ वाटर। वाटर का कितना वेट बना बच्चों?
3.46 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने शुरुआत में जलाया वो है 4.24 इंटू 100। बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 9.07। क्या आ गया? 9.07%। अब बेटे हाइड्रोजन का वेट आ गया, अब बच्चे कार्बन का वेट आ गया, परसेंटेज आ गई मतलब। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो कितनी होगी? बेटे टोटल 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। वही बात कि टोटल मिला के अगर परसेंटेज 100 नहीं हुई, जैसे इन दो को मिला के क्या 100 होगी? नहीं होगी। तो टोटल को जोड़ करके 100 में से माइनस करने का, यानी आ जाएगा 100 माइनस 54.35 प्लस 9.07, ठीक, which comes out to be 36.58, which comes out to be 36.58%। अब देखो बेटे ये चीज बहुत ध्यान से देखो, आप वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन पिछली बार किए होंगे, कॉपी पे लिखा होगा, उसके साथ थोड़ा सा इसको एक बार कंपेयर करो। उसमें इसमें फर्क क्या है बेटे? उसमें ये बात थी कि उसका वेट नहीं दिया था वेल्डिंग फ्यूल का कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो पता चले, तो उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्ट कार्बन निकाला था, वाटर से डायरेक्ट हाइड्रोजन निकाला था। लेकिन यहां हमें वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाए, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला, 100 में से माइनस किया, आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकलाया। तो फटाफट बोलो बेटा, बेटा परसेंटेज कैसे निकालते, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली सारे बच्चे लिखेंगे। वेदांश, वेदांत, यस, वंश, ओजस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, आदित्य, सिद्धार्थ, गुड, जैकेब, कृष्णांश, क्विकली, अर्णव, रिजुल, ठीक ठीक ठीक, शाबाश शाबाश, चलते जाओ चलते जाओ। खुशी, पनव, गर्वित, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। भूमिका समझ में आ गया या नहीं? अब परसेंटेज के बाद अब हम निकालेंगे पहले इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक बार मेरे मुंह से दोबारा। हम यहां पे लिखेंगे एलिमेंट, कि एलिमेंट कौन कौन सा था, फिर लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के बाद क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो के बाद सिंपल रेशो। सिंपल रेशो के बाद होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो, ये बन जाया करता है बेटा हमारे पास सारा कुछ। अब एलिमेंट कौन कौन से है इसमें? सर एक तो कार्बन दिया है, एक हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन हमने निकाला है। कार्बन की परसेंटेज कितनी आ गई? सर 54.35% निकाली। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आई? सर 9.07% निकाली। सर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आई? बेटा 36.58% आई। ठीक है जी। अब एटॉमिक मास, सर कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक रेशो कैसे निकालते? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज इज 54.35, एटॉमिक मास 12, डिवाइड करो 9.07 डिवाइडेड बाय 1 और 36.58 डिवाइडेड बाय 16। जब इसको सॉल्व किए बेटा ये आ गया 4.53, ऑब्वियसली ये आ गया 9.07, ये 2.29 के करीब आ गया। ठीक है जी, ये एटॉमिक रेशो आ गई। अब एटॉमिक रेशो से सिंपल रेशो कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेशो से सिंपल रेशो कैसे निकालते हैं बेटा? सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पे आएगा 4.53 डिवाइडेड बाय 2.29, ठीक, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 2 आ गया। अप्रोक्सीमेट आंसर 2 आ गया। 9.07 डिवाइडेड बाय 2.29, बेटा अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 4 आ गया। ठीक, और 2.29 डिवाइडेड बाय 2.29,
तो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 1 आ गया। अब देखो बेटे, ये तो होल नंबर ही है, अगर होल नंबर नहीं होते हैं तो हमें होल नंबर में चेंज करने के लिए किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये होल नंबर ही है तो एज इट इज लिखें, इसका 2, इसका 4, इसका 1 एज इट इज लिख दें। अब इसका मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला जब हमने निकाला, इंपीरिकल फॉर्मूला जब हमने निकाला तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया C कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितना है 1। तो दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला। नाउ टेल मी, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला? आर यू क्लियर और नॉट? यस यस, वेरी क्विकली, यस। हु रेज्ड हैंड? चलो पूछो पूछो, शाबाश, माइक ऑन करो, पूछो। पूछो बेटा, जिसने भी हाथ खड़ा किया जल्दी माइक ऑन करो, पूछो। ओके, तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हमें निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। n इज एनी होल नंबर जिससे हमें इंपीरिकल फॉर्मूला को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और मुझे पहले n चाहिए, तो n निकालने के लिए मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। हमें ऐसे n निकालना है, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, हमें ऐसे n निकालना है। ठीक, आप ठीक, मॉलिक्यूलर मास इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमें यहां पे वेपर डेंसिटी दे रखी है। मॉलिक्यूलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। भाविका, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी है 44, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 2 इंटू 44, दैट इज 88। मॉलिक्यूलर मास 88 आ गया। और इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास बेटे, कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस 16, ये आया बेटे 44। कितना आ गया 44। तो बेटे इंपीरिकल फॉर्मूला मास 44, मॉलिक्यूलर मास 88, तो n आ गया 88 डिवाइडेड बाय 44, n आ गया 2। अगर 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो होगा n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला यानी 2 इंटू C2H4O, यानी आंसर इज C4H8O2। So this is the formula, molecular formula of butyric acid भी है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के सारे स्टेप समझ में आए? फर्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज स्टेप 1। दिस वन इज स्टेप 1, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन निकालना। स्टेप 2, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना। स्टेप 3, परसेंट इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना। स्टेप 4, n निकालना। और स्टेप 5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। अब बोलो किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? एक्सक्यूज मी सर, नहीं, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे बोलो। सर आपने क्वेश्चन में सर 3.46 ग्राम ऑफ H2O लिखा है, वो मिलीग्राम नहीं होना चाहिए? मिलीग्राम ही होना चाहिए, बिल्कुल मिलीग्राम ही होना चाहिए बेटा, मिलीग्राम ही आएगा। ठीक, बिल्कुल सही, मिलीग्राम ही होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटे, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। पर ये कब लगाना है? जब हमारे पास सैंपल का मास दिया हो जिसको जला के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता हो। क्लियर? फिर ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ऐसे निकाल देने का। अब वो दोनों मिला के देख लेना, अगर वो 100 है इट्स ओके। मैंने ये भी बोला था कि अगर 99 भी हुआ तब भी वो ओके है। ठीक, बट अगर बहुत ज्यादा फर्क हुआ तो ओके नहीं, तो फिर हम उसमें से वाटर क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन।
तो 100 में से बाकी परसेंटेज को निकाल के हमने ऑक्सीजन निकाली। फिर हमने उसके एलिमेंट लिखा, परसेंटेज लिखा, एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक रेशियो लिखा, सिंपल रेशियो लिखा, होल नंबर रेशियो लिखा, और जिसकी वजह से हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला आ गया। इंपिरिकल फार्मूला निकालने के बाद हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, तो n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। और n कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमें वेपर डेंसिटी दी थी, तो मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी किया, इंपिरिकल फार्मूला मास हमें पता चल गया, उससे n निकाला, n को मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सामने आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन प्यार से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, राइट नाउ आई विल एक्सेप्ट योर डाउट। ठीक, बाद में गड़बड़ हो जाती है। यस, ओके, वेरी वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा, ठीक, वेरी गुड। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगली तरह के क्वेश्चन पे। ये तो हो गया। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन तुम्हें सिंपल करवाया होगा मैंने कि परसेंटेजेस कार्बन हाइड्रोजन की दी है, ऑक्सीजन की दी है, सीधे इंपिरिकल फार्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। दूसरा क्वेश्चन वेल्डिंग फ्यूल वाला करवाया, तीसरा ब्यूटेरिक एसिड। बेटा वेल्डिंग फ्यूल और ब्यूटेरिक एसिड दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा 5 मार्क्स का मिनिमम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब ये अगली तरह का क्वेश्चन अपन पकड़ेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अगली तरह का क्वेश्चन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट when rendered anhydrous, a crystalline salt when rendered anhydrous loses 51.2% of its weight, loses 51.2% of its weight. ठीक, the anhydrous salt on analysis, the anhydrous salt on analysis, the anhydrous salt on analysis gives magnesium equal to 20%, sulfur equal to 26.66%, 26.66%, ठीक, and oxygen 53%, 53.33% oxygen, ठीक। Calculate the molecular formula of of anhydrous and hydrated salt if molecular mass of anhydrous salt is 120, ठीक। यानी क्वेश्चन सुनिएगा बेटा। ओजस, क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर एक्चुअली मुझे पूछना था ऑर्गेनो मेटालिक क्या होता है? बेटा वो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है कोई? नो सर। फिर ओके सर। बेटे जी, हमेशा जो करवा रहे हैं उस पर तो ध्यान दो
बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक का एक्चुअली मतलब होता है जहां पे ऑर्गेनिक कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ा। पर बेटा दिस इज नॉट द क्वेश्चन व्हिच इज ज्वाइंट टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक, सो जो ये कर रहे हैं हम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आगे आएगा वो तो आएगा ही आएगा, जो अभी कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, नहीं तो क्या होगा, भटक जाओगे। यहाँ पे भी अगला सोचते रहोगे, ये तो होगा नहीं, क्या फायदा, ये भी आधा अधूरा वो भी आधा अधूरा, कंप्लीट करो एक चीज को पहले। ठीक, नाउ सॉरी सर। क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन रेंडर्ड एनहाइड्रस, पहली बात हमें ये समझनी थी यार, यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है। बेसिकली ये लाइन समझना ही मुश्किल है कि अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन रेंडर्ड एनहाइड्रस, इसका मतलब क्या है। बेटा देखो कई ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो अपने पास है कॉपर सल्फेट इनटू 5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल देते हैं। और यहां बेटा इसको अपन क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोल देते हैं, या फिर इसको क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक, और मैंने बोला व्हेन रेंडर्ड एनहाइड्रस, यानी जब इसको आप हीट करेंगे और इसका वाटर लूज हो जाए, ये रह गया कॉपर सल्फेट और वाटर, 5 वाटर मॉलिक्यूल उड़ी उड़ी हो गए, उड़ गए, नहीं बचे। अरे यहां तो स्क्रीन ही नहीं बची, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नो, इज इट क्लियर बच्चों, बीच में ब्लर हो गया था बिल्कुल, इज इट क्लियर। ओके, सो बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल रह गए, उड़ गए, तो हमारे पास ये जो बचा ये एनहाइड्रस सॉल्ट है, इसको हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो यहां इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा कोई कंपाउंड था जिसमें क्रिस्टलाइन सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल थे, जब उसको हीट कर दिया तो एनहाइड्रस बन गया, यानी वाटर उड़ गया, और बचे हुए की आपको जो एनहाइड्रस सॉल्ट है उसकी कॉम्पोजिशन हमें दे दी गई है। तो बोलो पहली लाइन का मतलब समझ में आया कि व्हाट डज दिस मींस, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन रेंडर्ड एनहाइड्रस। क्या इसका मतलब समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को, कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसका वाटर उड़ गया, दैट इज रेंडर्ड एनहाइड्रस। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये समझ में आ गया हम। अब देखो बेटे, हमारे पास पहले जो एनहाइड्रस सॉल्ट है, यानी जिसमें वाटर नहीं है, उसकी कॉम्पोजिशन दे रखी है। कहा इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है। इसकी परसेंटेज हमें दे रखी है, परसेंटेज है 20%, इसकी परसेंटेज 26.6%, इसकी परसेंटेज 53.3%। ठीक, तो ये हमारे पास बेटे एलिमेंट हो गया। बेटा ये हमारे पास परसेंटेज हो गई। अगला क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक, तो अगला एटॉमिक मास की बात करेंगे अपन। एटॉमिक मास के बाद बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटॉमिक रेशो निकालेंगे। एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो के बाद हम क्या निकाला करते हैं, सिंपल रेशो, और सिंपल रेशो के बाद हम क्या निकाला करते हैं बेटा, सिंपल रेशो के बाद हम निकालते हैं होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो ये निकाला करते हैं। अब बेटे एटॉमिक मास जो कि मैग्नीशियम का वो 24 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो एटॉमिक रेशो आई 20 डिवाइडेड बाय 24। ठीक, सल्फर क्या है 26.6 डिवाइडेड बाय 32 और 53.3 डिवाइडेड बाय 16। मेरे प्यारे बच्चों ने जब इसको सॉल्व किया होगा तो ये आएगा 0.83। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 0.83, जीरो 0.83, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये आया होगा 3.33। अब हमें पता था कि हमें
सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यस, सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे छोटे से सबको डिवाइड करना होता है, यानी 0.83 डिवाइडेड बाय 0.83 1, 0.83 डिवाइडेड बाय 0.83 1, 3.33 divided by 0.83, ठीक, and that comes out to be say 4. ठीक है जी, ये होल नंबर रेशो है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो इंपिरिकल फॉर्मूला, यानी हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आ गया। एनहाइड्रस सॉल्ट वो आ गया, 1 Mg है, 1 सल्फर है और 4 O है। ठीक है जी। अब बेटे पहला काम तो हमारे पास हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका आपके पास क्या है 120 एनहाइड्रस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास इज 120 ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। तो जब हमने n निकाला, n आएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे को दिया 120, इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालो, जब निकालोगे ये भी 120 आया, तो ये 1 हो गया। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो 1 इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, यानी आंसर MgSO4 आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट का आंसर हो गया। बोलो बेटे ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिंपल है, जैसे करते आ रहे वैसे ही। लेकिन अब है एनहाइड्रस सॉल्ट कैसे निकालना है, एनहाइड्रेट से हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो बच्चे, बेटे एक तुम्हें पढ़ाया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, पढ़ाया था ना बेटा? बेटे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहता था? कहता था कोई मर्जी कंपाउंड ले लो। क्या कहता था? कोई मर्जी कंपाउंड ले लो, उसमें आपके प्योर एलिमेंट का वेट रेशियो सेम रहेगा, वेट रेशियो सेम रहेगा। इसी चीज को लेते हुए हम यहां पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज इक्वल टू, जो रेशियो इसके वेट की होगी वही रेशियो इसके मॉलिक्यूलर वेट की होगी, क्योंकि परसेंटेज तो वही रहनी है कंपाउंड में, चाहे मॉलिक्यूलर वेट में ले चाहे गिवन वेट में ले। तो वेट की रेशियो हाइड्रेटेड बाय एनहाइड्रस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक, ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कि हमारे पास जो रेशो वेट की रहनी है वही रेशो मॉलिक्यूलर मासेस की रहनी है, क्योंकि कंपाउंड में, प्योर केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट सेम रेशो बाय वेट में होते हैं, चाहे उसका जितना मर्जी वेट ले लिया जाए। अब इधर ध्यान देना, हमने ये मान लिया, क्या मान लिया कि हमारे पास कंपाउंड जो था हाइड्रेटेड कंपाउंड जो हमारे पास था, हमने मान लिया वो MgSO4 इंटू X वाटर मॉलिक्यूल है। भैया हमें नहीं पता है कितना है X वाटर मॉलिक्यूल। और जो एनहाइड्रस सॉल्ट था, एनहाइड्रस सॉल्ट, उसका फॉर्मूला हमें पता था MgSO4 होता है। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास 120 था, तो इसका 120 प्लस 18x हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो पता ही नहीं। ठीक, और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास MgSO4 इंटू X वाटर मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं और चेंज करते हैं MgSO4, तो 51.2%
मास इज लॉस्ट, वो देखो कितना मास लूज हो जाएगा, इतना मास लूज हो जाएगा, मतलब क्या निकला ये 51.2% क्या हुआ, ऑब्वियसली वाटर निकला होगा, ऑब्वियसली ये वाटर निकला होगा क्योंकि वाटर उड़ गया। ठीक, तो अगर मैं इसका मास 100 लेके चलता हूं, अगर मैं इसका मास 100 लेके चलता हूं तो इसका मास कितना होगा, 100 में से माइनस करूंगा 51.2, 48.8, ये मास इसका रह जाएगा, 48.8 इसका मास रह जाएगा। तो 100 इसका मास लिया, बचा कितना 48.8, और वो निकल गया वाटर। अब देखो ये वेट आ गया किसका, एनहाइड्रस, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का, और ये वेट किसका आ गया, एनहाइड्रस सॉल्ट का। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, हाइड्रेटेड सॉल्ट का, और ये मॉलिक्यूलर मास आ गया एनहाइड्रस सॉल्ट का। हमने ये रेशो ले रखी थी, तो हमें पता था वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट इज 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कितना 48.8 should be equal to molecular mass of hydrated salt 120 plus 18x divided by molecular mass of anhydrous salt 120। बेटे इसको कर लो x के लिए सॉल्व, कैसे, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई यहां, ये यहां, एंड सॉल्व इट फॉर x। तो यहां से x निकालोगे 7 आ जाएगा, यहां से x निकालोगे 7 आएगा। Therefore, molecular formula of hydrated salt वो बन गया MgSO4 into 7 water molecules। ठीक, थोड़ा दोबारा से समझ लेते हैं सर, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा से समझा दोगे तो शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो बेटे बहुत ही सिंपल बात आपको बताने की मैंने कोशिश की है। इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो मॉलिक्यूलर मास में वेट रेशियो होनी है वही किसी भी वेट में होनी है। इसलिए मैंने बोला वेट ऑफ हाइड्रेटेड बाय वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड बाय एनहाइड्रस। अगर ऊपर हाइड्रेटेड है तो वहां पे भी हाइड्रेटेड है, नीचे एनहाइड्रस है तो नीचे भी एनहाइड्रस। वेट की रेशो और मॉलिक्यूलर मास की रेशो सेम रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट मैंने ये मान लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास ये आ गया, यानी यहां पे 120 प्लस x हो गया। एनहाइड्रस सॉल्ट मेरे पास ये था, इसका मॉलिक्यूलर मास 120 दिया है, वो यहां आ गया। बट हमने बोला था कि पहले हमने जब उसको हीट किया तो 100 में से इतना वाटर लूज हो गया, यानी इसका वेट अगर 100 है तो इसका वेट 100 में से माइनस हो गया, ये बच गया। तो दिस इज द वेट ऑफ hydrated, this is the weight of anhydrous, this is the molecular mass of hydrated, this is the molecular mass of anhydrous, और उससे हमने x निकाल लिया जिससे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भागता हुआ चला आ गया। बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, क्विकली, बेशर्म होके बोलने का। नहीं आई तो सर नहीं आई, आई तो सर बहुत जोर से आ गई। जॉयना क्या समझ नहीं आया बेटे, अर्नब को भी समझ नहीं आया। देखो जॉयना एंड अर्नब दोनों ध्यान देना बेटे, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक, देखो हमने ये रेशो एनहाइड्रस सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट की रेशो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस के बराबर लेनी है। तो बेटा जी हमने बोला कि मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट का वेट ले लिया 100, तो बेटा इसकी जगह मैंने क्या पुट किया 100। इसको जब हीट किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाटर लूज हो गया था, तो एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट आ गया था ये 48.5, तो इसको मैंने यहां पुट किया। क्लियर है जी? तो 100 डिवाइडेड बाय 48.8 आ गया। इसका मॉलिक्यूलर मास MgSO4 into x वाटर मॉलिक्यूल 120 प्लस x,
इसको अपन ने यहां पुट किया है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस 120, इसको यहां पुट किया और x निकाल लिया। बोलो अभी समझ में आया? लेकिन हर चीज का एक शॉर्टकट होता है। एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है देन इट्स ओके, नहीं भी याद है हम तब भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे? अप्रोच टू देखेगा, अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। देखो बेटे, हमने ये मान लिया कि MgSO4 इंटू x वाटर मॉलिक्यूल को जब हमने हीट किया और ये चेंज हुआ MgSO4 और x वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया हीट करने पर। ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है सर? ठीक। अब देखो बेटा, इसका मास था 120 प्लस 18x, 120 प्लस 18x। बोलो बेटे, ये समझ में आता है 120 प्लस 18x कैसे आया? और यहां बचा 120, तो कितना वेट ऑफ वाटर लॉस हुआ? 18x। तो वेट ऑफ वाटर लॉस्ट कितना? 18x है ना? ये वाला लूज हुआ है भाई। तो परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस, वाटर लॉस परसेंटेज कैसे देखोगे? जितना वाटर का वेट लूज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, यानी वेट ऑफ वाटर लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। यही तो परसेंटेज लॉस होगा ना भाई। अब वेट ऑफ वाटर लॉस कितना हुआ? 18x। कितने में से? इतने वेट में से। 120 प्लस 18x इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस है। और वो किसके बराबर होनी चाहिए? एक्चुअली वाटर कितना लूज हुआ? एक्चुअली वाटर लूज हुआ 51.2। सो दिस परसेंटेज शुड बी इक्वल टू 51.2। ज्वाइन यार 18x, ये x वाटर मॉलिक्यूल लूज हुए ना, यहां से 18x में से 18x लूज हुआ ना। ये यहां पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लूज हुए? x वाटर मॉलिक्यूल। एक का वेट कितना? 18, तो x का कितना? 18x। तो 18x वेट ऑफ वाटर लॉस हो गया। समझ में आया? और परसेंटेज वेट ऑफ वाटर लॉस बाय टोटल वेट इनटू 100। वेट ऑफ वाटर लॉस वाज 18, total weight is 120 plus 18x, तो 18x by 120 plus 18x into 100, ये वेट परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस हो गया। और परसेंटेज डी कितनी है? 51.2। उसको इक्वेट कर दो, इक्वेट करके यहां से निकाल लो x, सॉल्व फॉर x। तो वो x जो आएगा यहां से भी 7 आएगा। आराम से इसमें 7 भर के आंसर निकालो। ये अप्रोच 2 है। अप्रोच 2 में हमने क्या किया? हमने सिंपल समझा कि इसके मॉलिक्यूलर मास से 18x वाटर लूज हुआ, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा? 18x बाय टोटल वेट इनटू 100। 18x बाय टोटल वेट इनटू 100, तो 18x बाय टोटल वेट इनटू 100, और वो वेट ऑफ वाटर लॉस के बराबर यानी 51.2 के बराबर होगा। तो 51.2 से क्या कर दो? इक्वेट, वहां से x निकाल लो, सेम आ जाएगा। ये अप्रोच 2 है। बोलो बेटे, क्लियर हो गया अप्रोच 2 सभी को? जॉइना प्लीज टेल मी, आर यू क्लियर और नॉट? एंड बेटे अर्नव, बेटे आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? ओके, तो ये दो में से एक अप्रोच लगा लो, चाहे ये वाली अप्रोच लगा लो, चाहे ये वाली अप्रोच लगा लो। अप्रोच इसमें तो कभी भी दिया हो ना कि इतना परसेंट वाटर लूज हो गया, तो सिर्फ आप उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को ऐसे लिखो
और उसका एनहाइड्रस फॉर्मूला ऐसे लिखो। आप ये देख लो उसके मॉलिक्यूलर मास में से 18x लूज हुआ होगा हमेशा ही, तो 18x डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर लॉस, और वहां से x निकाल लिया करो और x निकाल के पुट कर दिया करो। बोलो बेटे बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? जल्दी बोलने का, यस और नो। तो वेट ऑफ वाटर लॉस यानी एनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेटेड सॉल्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक कैसे वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं, उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इट मे हैव बीन वेरी वेरी क्लियर नाउ, ठीक। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स आप अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस सेम लेक्चर विल बी देयर इन माय चैनल, गो थ्रू दैट अगेन। देखो अगर कोई दिक्कत आती है दोबारा पूछो मेरे से, ठीक, क्लियर। तो बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल निकालने का एक तरीका हो गया, लेकिन एक इसमें और भी चीज बताता हूं मैं बेटे। यहां तो हमारे पास ये जो कॉम्पोजिशन दी थी ना, ये जो कॉम्पोजिशन दी थी वो तो दी हुई थी बेटा किसकी, एनहाइड्रस सॉल्ट की। कभी कभी ये कॉम्पोजिशन जो होगी वो एनहाइड्रस सॉल्ट की नहीं, यानी ये परसेंटेजेस मिला के, ये जो परसेंटेजेस यहां पे है मान लो वो सारी मिला के, ये मान लो इसका A परसेंटेज, इसका B, इसका C, ये सारी मिला के हमारे पास 48.8 आ रही है, यानी बची हुए के बराबर आ रही है, बचे हुए के बराबर आ रही है। और हमें ऐसे बोल दिया गया कि भैया वाटर इतना लूज हुआ, ये परसेंटेज नहीं दी हुई है, परसेंटेज कोई और दी हुई है, और यहाँ पे एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं लिखा है। बोला ऑन एनालिसिस गिवन दिस दिस दिस, इसका A परसेंटेज, इसका B, इसका C, और ABC मिला के इतना आ रहा है, और एक वाटर है जो 51.2 है। तो ऐसे केस में पता क्या करना बेटा, एक वाटर एज अ सिंगल आइडेंटिटी। अगर आपको ये सारी की सारी परसेंटेज एनहाइड्रस की ना दे करके हाइड्रेटेड की ही दे दी गई हो, यानी इन तीनों को मिला के ये बचे हुए वेट के बराबर आ रही हो, तो वाटर को सिंगल आइडेंटिटी ले लेना, उसको 18 यहां पे भर देना उसका मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही उसकी रेशियो निकालना, ऐसे ही सिंपल रेशियो निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब समझ लो बेटा, अभी जो क्वेश्चन तुमने किया उसमें ये परसेंटेजेस टोटल मिला के 100 थी, इसका मतलब वाटर का वेट उसमें नहीं था, ठीक, उसका मतलब वाटर का वेट उसमें नहीं था, वाटर का वेट इसमें नहीं था। बट मान लो ये परसेंटेजेस कुछ ऐसी दी होती कि ये तीनों परसेंटेजेस मिला के 48.8 आती और बाकी वाटर, तो वाटर को जैसे मैग्नीशियम लिखा वैसे वाटर लिख के ऐसे सॉल्व कर देते, यानी वाटर को एक चौथा एलिमेंट लेके चल पड़ते। अगर यहां पे परसेंटेज, ठीक, एनहाइड्रस सॉल्ट की नहीं हाइड्रेटेड की दी होती, ठीक, हाइड्रेटेड की मतलब कि यहाँ पे ये तीनों मिला के इसके बराबर आती, 100 के बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब चौथा एलिमेंट वाटर है। तो जैसे इनको भरा वैसे ही वाटर को हम डालकर सीधे निकल जाना। बेटा बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जैसे फॉर, हाँ जी ओजस क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? एक्सक्यूज मी सर, सर लाइक जैसे अगर हमें ये जब कंबाइंड दे रखी होगी इसकी परसेंटेज 48.8, तो हम सर इसमें से इसकी होल नंबर रेशियोज कैसे निकालेंगे सर, जैसे अलग अलग? नहीं कंबाइंड नहीं दी होगी मेरे बच्चे, इसके अलग से दी होगी, इसके अलग से दी होगी, इसके अलग से दी होगी, पर जब इसको सम करोगे तो वो ये आ जाएगी, दी होगी हमें। ऐसे नहीं होगा कि इसको ऐसे दे रखा है कुछ भी, इसमें कोई कोई वैल्यू दी होगी। चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियर हो, ठीक, राइट डाउन क्वेश्चन, ताकि बच्चों इस बात को मैं और ज्यादा क्लियर कर सकूं तुम्हारे साथ। ये जो दूसरी बात मैं बता रहा था आपको, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं ताकि आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो और आराम से आपसे निकल जाए। बेटे अगला क्वेश्चन मेरे को कुछ ऐसा दिया है, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास एक दिया सोडियम, ठीक,
एक दिया सल्फर, ठीक, एक दिया हाइड्रोजन और एक दिया ऑक्सीजन, ठीक है। और हमसे ये कह दिया गया कि सोडियम 14.3% है, ठीक, 14.3% है, सल्फर 9.97% है और हाइड्रोजन 6.22% है और वहीं पर ऑक्सीजन 69.5% है। ये एलिमेंट है, ये परसेंटेजेस दे रखी है, एक क्वेश्चन है। और हमने बोला ऑल हाइड्रोजन is present as water, present as water, जो भी हाइड्रोजन है वो वाटर में प्रेजेंट है। फाइंड दी फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझे, परसेंटेजेस दे रखी हैं चारों चीजों की और बोला जितना भी हाइड्रोजन निकलेगा वो सारा वाटर की तरह है, आपको फॉर्मूला बताना है। चलिए सी दिस क्वेश्चन, let me see whether this is a difficult question or an easy one. See, the question given to us is सोडियम हमारे पास 23 इसका एटॉमिक मास, ठीक है जी, और सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6. So the first thing we have to calculate is atomic ratio. First thing we have to calculate is atomic ratio. 14.3 by 23, 9.97 divided by 32, 6.22 divided by 1, 69.5 divided by 16. ठीक है, तो बेटे ये आया 0.62, बेटा ये आया 0.31, ये 6.22 और ये आ गया बेटा मान लो 4.34. अब अगली बात है सिंपल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे निकालते हो? सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करते हो, ठीक है जी। जब इसको सॉल्व किया बेटे तो ये तो हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया। ये जब सॉल्व करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया और ये 14 आ गया। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? Na2 है, S1 है, H20 है और ऑक्सीजन 14 है। पर हमसे बोला गया था कि सारा हाइड्रोजन एज वाटर है, सारा हाइड्रोजन एज वाटर है, तो 20 हाइड्रोजन के कितने वाटर बनेंगे बताओ? 20 हाइड्रोजन के कितने वाटर बनेंगे? ऑब्वियसली 10 वाटर। तो हाइड्रोजन को 10 वाटर की तरह लिख देना। तो Na2S हाइड्रोजन 20 H2O। बेटे 14 में से 10 ऑक्सीजन यहां चले गए, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 ऑक्सीजन यहां रह गए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि जितने हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे वाटर की तरह लिख दिए, रादर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। 20 हाइड्रोजन ने 10 वाटर मॉलिक्यूल दिए, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल में 10 ऑक्सीजन यूज हो गए, बाकी बचे 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन यहां रह गए, 10 यहां यूज हो गए। हाइड्रोजन सारे के सारे किसमें चेंज हो गए?
है वाटर में। तो कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला इज दिस, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज दिस। क्लियर जी? बेटे समझ में आया? एक बात याद रखना, अभी एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर ऑप्शन कम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। ठीक? क्लियर? इट इज वेरी सिंपल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लो अपने पास 30 होते तो उससे 15 वाटर बनते, 40 होते उससे 20 वाटर बनते, 10 होते उससे 5 वाटर बनते। क्योंकि ऑब्वियस है ना भाई कि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन विल फॉर्म 1 वाटर, सो 20 हाइड्रोजन विल फॉर्म 1/2 into 20, that is 10 वाटर। मतलब छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटे स्नेहा ऑड नंबर होगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में पुत्र, और अगर होगा भी तो ये कभी भी नहीं लिख सकते कि ऑल वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एज वाटर, वो नहीं लिख सकते। ठीक है बेटे? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? यस जॉइना, इज इट क्लियर? बेटे भाविका आप पूछ रही हैं कि अगर सारे ऑक्सीजन एज अ वाटर दिए होते तो बेटा हाइड्रोजन भी उसी हिसाब से दिए होने चाहिए। तो एक ऑक्सीजन का 1 वाटर बनता है, 14 ऑक्सीजन का 14 वाटर बनेगा, तो हाइड्रोजन भी उतने होने चाहिए थे। ठीक जी? तो आई थिंक सो आई हैव मेड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर। ठीक? कि किस तरह से अगर दिया हो हाइड्रोजन तो कैसे करना है। नाउ वन मोर क्वेश्चन विद अस, वन मोर क्वेश्चन विद अस। ठीक बेटा, मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूं, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि कभी ऐसा ना हो कि आपने देखा ना हो, ऐसा वाला कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है जी? मुझे सारा का सारा क्वेश्चन चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए। ठीक? कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था वो पिछला वाला जो वाटर का समझा रहे थे उसको वो समझाने के लिए था ना? बेटा पार्शली समझ लो, पार्शली समझ लो, नॉट 100%, पार्शली समझ लो। ठीक? तो 100% के लिए तो ये है कि मैं वही क्वेश्चन अब करवाने लगा हूं जिसमें आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट टोटल हमारे को जो हो वो बता दिया जाए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था Na2SO4 into 10H2O, हाँ जी बेटे। सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला था ना? हाँ जी बेटा, दैट वाज एन एम्पिरिकल फार्मूला। ओके सर। ठीक? अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया होता हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेते बेटे। कई जगहों पे, कई जगहों पे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ना बेटा, जहां पे N1 हो। ठीक? यस सर। ओके सर। एक क्वेश्चन और करेंगे पहले, फिर मैं दोबारा आपको एक और चीज बताता हूं। जस्ट अ सेकेंड। लिखिए क्वेश्चन प्लीज। हमें बोला है इन अ कंपाउंड कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन। एक कंपाउंड दिया जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, इसकी रेशो है 9:1:3.5। ये रेशो दे रखी है। हमें बोला एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है उसकी रेशो जो है वो इतनी है मेरे बच्चों। ठीक? और अब बोला कि इसका अपना फॉर्मूला बता दो हमें, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो निकाल के हमें बता दो। ठीक? अब देखो बेटा इसमें क्या बात है कि हमारे को दे रखा है परसेंटेज, क्या दे रखा है? रेशो प्रोपोर्शन। तो रेशो प्रोपोर्शन से हम फॉर्मूला निकालने की कर रहे हैं कोशिश। ठीक है जी? तो चलिए कैसे करेंगे इसको वो भी देखो ध्यान से, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। सबसे पहले अगर रेशो दी हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना। बेटे 9th में रेशो प्रोपोर्शन पढ़ी होगी,
पार्ट्स ऑफ कार्बन बाय टोटल इनटू 100, यानी 9 डिवाइडेड बाय 13.5 इनटू 100। सर 13.5 कहां से आ गया सर? 9 + 1 + 3.5 13.5, तो 9 डिवाइडेड बाय 13.5 इनटू 100 परसेंटेज ऑफ कार्बन। ऐसी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी हो, हाइड्रोजन का यहां कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल 13.5 इनटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे 3.5 डिवाइडेड बाय 13.5 इनटू 100। तो अगर आपको परसेंटेज दी हो, मतलब रेशो दी हो, तो रेशो से पहले परसेंटेज निकालना, और बाकी की कहानी तुम्हें पता है, बाकी इट इज वेरी इजी। बाकी तो वही है, अब परसेंटेज आपके पास आ गई, परसेंटेज से आगे कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल और नॉट। ओके ओके, सो दिस इज वेरी मच क्लियर। तो ऐसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। जस्ट एट दैट वेरी पॉइंट। ठीक, गर्वित बेटा पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या आपको? नो सर। ओके, अब देखो बेटे, ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से क्लियर होगा कि जहां मैंने बोला वाटर अलग से लिखना, हमें बोल दिया है कि कंपाउंड है जिसमें कॉपर ऑक्साइड 44.82% है। ठीक है, और दूसरी बात बोला इसमें सिलिका SiO2 जो है वो 34.83% है। ठीक, और बाकी बचा हुआ वाटर है, तो वाटर यहां पे 20.83% दे रखा है, 20.35%। ठीक, ऐसे करके मैं कह रहा था कि अगर उसमें इसकी जगह मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन का वेट दिया हो, वाटर कैसे दिया हो, तो आप इसको क्या करोगे, कॉपर ऑक्साइड को एक आइडेंटिटी लोगे, सिलिका को दूसरी आइडेंटिटी लोगे, वाटर को तीसरी आइडेंटिटी लोगे। इसकी परसेंटेज 44.82, इसकी 34.83 और डिवाइडेड बाय 20.35। ठीक बेटा, इसका मोलर मास, कॉपर ऑक्साइड का मोलर मास 63.5 बाय +18 यानी 5, 1, 7 और 8, या आ गया 81.5। सिलिका का बेटे जब हम लेते हैं सिलिकॉन होता है 28 + 32, ठीक जी, तो ये 60 आ गया। वाटर का 18। तो बेटे देखो अब यहां पे ये परसेंटेज है और ये हमारे पास बेटे क्या है, एटॉमिक यानी मोलर मासेस है। अब एटॉमिक रेशो, ठीक, वो ऐसे निकाल लेना 44.82 डिवाइडेड बाय 81.5, 34.83 डिवाइडेड बाय 60 एंड 20.35 डिवाइडेड बाय 18। बाकी तरीका सेम है। बोलो बेटे, अब मेरी बात समझ में आई? तुम्हारे को क्या कहना चाह रहा था मैं कह रहा था अगर इसकी जगह उस क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड दिया और वाटर को एज इट इज वेट ले लिया, तो वाटर को एक आइडेंटिटी मान के एज इट इज सॉल्व कर लेना है। बोलो अभी क्लियर? ओके, अब ये तो हो गया बेटा, मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का हर तरह। मैंने आपको बेटा सिंपल क्वेश्चन भी बताया, मैंने आपको वेल्डिंग फ्यूल वाला बताया, ब्यूटारिक एसिड वाला बताया बेटा, फिर MgSO4 क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, ये मैंने क्लियर किया आपको, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाला करवा दिया, अलग अलग आइडेंटिटीज वाला करवा दिया। नाउ कंपटीशन में बेस्ड क्वेश्चंस। देखो बेटा, कंपटीशन में बेस्ड क्वेश्चंस कई तरह के हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो सिंपल है, हमें बोला एक कंपाउंड है एक्स और वाई का, 50% ये है, 50% ये है, इसका एटॉमिक मास
20 दिया है, इसका एटॉमिक मास 25 दिया है, बोला रेशो बता, इसका फॉर्मूला बताओ। क्या कहा? फॉर्मूला बताओ। अब कंपटीशन में इतना टाइम थोड़ी, इतना लंबा थोड़ी करेंगे, सीधे यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी परसेंटेजेस लिखेंगे 50 और 50, यहाँ इसका एटॉमिक मास लिखेंगे 20, 25, सीधे सिंपल रेशियो निकालेंगे 50/20 दैट इज 2.5, ठीक है जी, और 50/25 दैट इज 2। बस इससे आगे करने का नहीं, यहां सीधे लिखेंगे x 2.5 y 2, क्योंकि फॉर्मूला कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको फ्रैक्शन से खत्म कर देंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा x5 y4। सिंपल। अगर ये नहीं सिंपल आ जाता, मान लो 1:2 आ जाता, तो सीधे ही निकाल देते भाई, सीधे लिख देते। पर अगर 1:2 नहीं आया, कोई फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन में आना नहीं चाहिए, तो बेटा उसके हिसाब से हमने सॉल्व करना है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कंपटीशन का? ये सिंपल, कंपटीशन में हमने क्या करना है, पर सीधे परसेंटेजेस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, ये रेशियो को एज इट इज पुट कर देना, आगे कुछ नहीं करना है, ठीक, एज इट इज पुट कर देना है, तो आपके पास बहुत ही इजी से निकल जाएगा। कोई मुश्किल आपको इस क्वेश्चन में मेरे को लगता नहीं कि अब आनी चाहिए। चलो, हाँ जी स्नेहा जी, क्या पूछना चाह रहे हो? यस सर, जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें CuO SiO2 ये दिया हुआ था, तो हम उसको लास्ट में उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे उसको, ऐसे नॉर्मली लिखेंगे? और आगे नीचे 2 लगा के, अगर जैसे 2 आया है तो आप ऐसे लिखना, अगर 2 आया तो CuO का ट्वाइस ऐसे करके लिखना, 2CuO, ठीक है, जैसे वो लिखते हैं 3SiO2 5 वाटर, ऐसे करके डॉट डॉट करके लिख देना। ओके सर। ठीक, यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? यस जोइना, पूछिए। सर हम सिर्फ यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट वाला करवाया था उसमें सिर्फ सिंपल रेशियो क्यों करते हैं, दूसरा आगे वो क्यों बेटा वो तो शॉर्टकट होता है ना, तो कंपटीशन में हमारे पास समय नहीं ना, हम सारा सारा करते रहेंगे, तो हम सिंपल रेशियो को ही लेकर के उसका फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है जी। यस सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? जल्दी यस। कृष्णांश बेटे, आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर, आ रहा है। ओके, हृदय बेटा, हृदय आपको समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। हाँ जी, किसको पूछना है? वन इज रेजिंग हैंड, तो बोलिए, चलिए माइक ऑन करिए, पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर लाइक हमने इधर एटॉमिक रेशियो से ही फॉर्मूला निकाल दिया, तो इसके लिए हमें सिंपलेस्ट रेशियो नहीं निकालना? किसमें बेटे? सर आपने XY वाला क्वेश्चन किया सर, जो आपने पीछे, तो सर इसमें आपने डायरेक्टली उसमें से ही लिख दिया ना सर, एटॉमिक रेशियो से। हाँ जी, इसके लिए सिंपलेस्ट रेशियो की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं होती बेटा इसमें। देखो बेटे, एक बात समझ लो, यू आर वेरी राइट कि हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं फॉर r+1 ना। जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो हमें एक बात ध्यान रहती है कि कोई मर्जी कंपाउंड हो, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो जो होगी, ठीक वही उसका इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, जब तक कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया नहीं गया होगा। तो हमें मोल्स की रेशियो ही होती है वो, तो बेसिकली वो मोल्स की रेशियो, उसी से हमें पता चल जाता है, तो ये एक आइडिया हमें दे देता है, उसी से हमें आंसर निकल आता है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है ना बेटे, कि जो वेट रेशियो यही है, वही नहीं, वेट रेशियो किस पे रहनी है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो वेट रेशियो वही रहनी है, यानी फार्मूला वही रहना है, ठीक? यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का बेटा? तो अपना फटाफट से होमवर्क नोट करो।
फटाफट से होमवर्क नोट करो बेटे। होमवर्क में आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां मैंने किया होगा, जहां मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, उसके बाद की एक एक्सरसाइज होगी, ठीक, उसके बाद की एक एक्सरसाइज होगी कंसेप्ट बूस्टर, ठीक, वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। कंसेप्ट बूस्टर 11 बजे तक भेजना है। कौन से? आफ्टर एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आफ्टर एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जस्ट 1 सेकेंड ऐसे ही रखना बेटा अपने आप को। मैं आपको बता देता हूं कौन सा पेज नंबर है, कोई, हाँ, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एक्सरसाइज दी होगी और उसके बाद उसका फ्यूल दिया होगा। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 52 एंड फ्यूल आफ्टर दैट, उसके बाद का फ्यूल, ठीक। तो ये 2 चीजें 11 बजे तक करके भेज देना है, 11 o'clock तक। डन? ओके बेटा, सो थैंक्स लॉट फॉर टुडे। होपफुली आपको हर तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हर तरह का क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया है, ठीक। थैंक्स लॉट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे, सर एक डाउट था मुझे टेस्ट से, तो वो पूछना था। पूछो बेटे। सर एक्चुअली 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन की हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। देख बेटे 2.5 मोलर का मतलब है 2.5 मोल्स इन 1 लीटर, इजंट इट? सर वो मोलर एक्चुअली 1 kg होगा आई थिंक। मोलल है कि मोलर है? मोलर सर। मोलल तो बहुत इजी है, ये 1 kg ऑफ वाटर हो गया। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, किसके? NaOH था, कौन सा था? सर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है उसमें सर। किसका? सर वो नहीं दे रखा ना सर उसमें। अरे कोई ना भी दिया हो, मान लो सॉल्यूट X है तो 2.5 मोल्स है ना बेटे उसके। यस सर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? 1 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18, 55.5। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 55.5। यस सर। क्लियर मेरे बच्चे? ओके सर, थैंक यू सर। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, हाथ रेज्ड है, सर। बोले बोले। हाँ जी बेटे। सर जो ब्यूटायरिक एसिड वाला क्वेश्चन था, वो अगर कहीं कॉम्पिटिटिव या किसी MCQ बेस्ड टेस्ट में आ जाए और हमें ब्यूटायरिक एसिड का पहले से ही फॉर्मूला पता हो, तो हम सीधा वो मार्क कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, कभी भी नहीं, ठीक। कई बार ना जानबूझ करके ये आपको टेढ़ा मेढ़ा करते। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं ना बेटा कंपटीशन में, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक बात हमेशा समझ लेना बेटा, कोई मर्जी कंपटीशन दुनिया का कोई भी, सिवाय एडवांस, है ना, if you are taking more than 1 minute to solve a question, you are on the wrong lines, you will never solve that question, ठीक। कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से बड़ा नहीं होता है, ठीक। ओके सर। एनी हाउ, अभी टाइम के साथ सिखाऊंगा तुम्हें कंपटीशन अप्रोच भी। फिलहाल तो आप थोड़ा सा पकड़ के चलो कंसेप्ट्स को, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर मुझे पता करना था आपसे कि जो हमारा जैसे पहले एक सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, उससे पहले जो सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था वो चेक हो गया है? जी हाँ बेटे, मैंने मैक्सिमम के मार्क्स शायद भेजो, कोई एक आधा बचा हो तो जरूर बताइएगा मेरे को। सर मैं भेज एक्चुअली दूंगा। क्या है ना, मैंने आपको दोनों लाइक पिछले जो सबसे पहला सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था आपको व्हाट्सएप किया था, वो डिलीवर अच्छा। तो हो गया है आपको, लेकिन ना वो मेरे पास दिखा रहा है आपने वो देखा ही नहीं है मैसेज, और इसलिए वो मेरे पास मार्क्स एक नहीं बात है। सुन, तेने PDF फाइल दी थी क्या? हाँ जी सर, PDF फाइल भेजी थी मैंने। फिर ऐसा नहीं होगा बेटा, फिर पक्का ये हो सकता है। मैं आप अभी मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको, अभी तो मेरी क्लास है तो आज शाम तक आपको वो चेक्ड जो होगा वो पहुंचा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी चेक्ड होगा उसके अंदर। ओके सर। सर मेरा भी दिखा नहीं रहा, आपने देखा है, मैंने भी PDF सेंड की थी। तो मैंने नहीं देखे अभी, वो तो अभी देखना शुरू
करूंगा। और सर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हाँ जी, 2 बोलो बेटा। सब्जेक्टिव टेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देता करो। वो टाइम निकल जाता है और क्वेश्चन जब रहता है फिर वो लगता है कि टाइम निकल गया, क्वेश्चन पूरा होता नहीं है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ज्यादा 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दे करो। यस सर। हाँ, थैंक यू तो सर। फिजिक्स पे टाइम चला जाता है। डन बेटे, आपका टाइम बढ़ा दूंगा। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर एक्चुअली मुझे भी अपने टेस्ट के मार्क्स नहीं मिले जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था, सब्जेक्टिव टेस्ट। आप ऐसा करिएगा ना, जिन जिन को नहीं मिले वो मेरे को अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, शाम तक आपको मिल जाएंगे बेटा, क्योंकि वो ना पीडीएफ फाइल्स मैंने सेव करके रखी होती है सेल में ही, ठीक है ना, मोबाइल में ही। तो चेक होके पीडीएफ, वो पीडीएफ के ऊपर ही चेक करता हूँ ना बेटा मैं, तो वो राइट ऑन पीडीएफ पे चेक होती है। तो वो अगर आपने, हाँ, अगर किसी ने बेटा मेरे को व्हाट्सएप भेजी है तो हो सकता है कि मतलब पीडीएफ फाइल नहीं भेजी, सिर्फ फोटोग्राफ भेजी है, तो हो सकता है कि वो रह गया हो। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे। Sir, because I was traveling, I was not able to give the previous subjective test. So, sir, is there a way I can access the question paper? Yes, I can provide you the question paper. Don't worry. Okay, sir. Thank you, sir. I'll provide you the question paper. Thank you, sir. सर मुझे एक Excuse me, रिपीट sir. कर दो कि ये जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा है उसमें एटॉमिक रेशियो से ही क्यों हमें, मतलब उसी से ही सब कुछ पता चल जाता है, वो कैसे? बेटे देखो, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का लॉ बोलता है कि जो रेशियो वेट में रहनी वही मॉलिक्यूलर मासेस में रहनी है, तो मोल्स की रेशियो हमेशा सेम रहती है बेटा। समझ में आई मेरी बात? जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हो ना, तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन में मोल की रेशियो क्या रहती है? 1:1 रहती है ना बेटा, है ना बच्चे? अब 1:1 रहती है, तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी नीचे 4 गिवन आंसर में 1:1 वाला कोई भी ऑप्शन होगा हम टिक कर सकेंगे। समझ में आई बेटे बात? ओके सर। अनटिल अनलेस जब तक मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तब तक हम ऐसे करेंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर मास दिया हो फिर आगे की बात। ठीक है? यस सर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन क्विकली? Excuse me sir, I was out of station. I back home tomorrow, so sir send me homework by tomorrow. Okay, ठीक है बेटा. Excuse me. Send this message to Aditi ma'am also. Yes, Vidansh, what do you want to ask? यस सर। सर मेरे कुछ डाउट्स हैं जो आपने लास्ट होमवर्क दिया था मॉड्यूल का। सर पहले वो है, एक तो पहले मैं एक डाउट पूछूंगा जो टेस्ट में था। सर उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाई एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज इन फ्रैक्शंस। सर तो उसका क्या आंसर है? We have the mixture of isotopes बेटे. अच्छा। हमारे पास प्योर सैंपल नहीं होता ना, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होता है, यस सर। तो उससे फिर हमारे पास क्या आ जाता है? फ्रैक्शनल आ जाता है। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ जी, और बोलो। और सर जो होमवर्क है ना उसमें बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, तो मैं आपको भेजूं या फिर अभी कंफर्म मतलब क्लियर कर लूं? आप भेज दो, नेक्स्ट दिन हमारी वो है ना डिस्कशन है, यस सर। तो वहां कर देंगे। आप भेज दो अभी। ओके सर, अभी भेज दो। थैंक यू सर। जिसके भी डाउट्स है अभी भेज सकते हैं मेरे को, है ना? चलो, थैंक्स अ लॉट। और सर मेरा भी नहीं आया अभी सब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर। बेटा इस बार का तो अभी चेक नहीं हुआ, पिछली बार वाला मैंने मैक्सिमम को भेज दिया। अगर कोई बच गए हैं तो प्लीज गिव मी, क्योंकि 100 टेस्ट थे, मैंने 100 लोगों को भेजे तो थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक, तो हो सकता है कोई चंद बच्चों का, 5, 7, 10 बच्चों का रह भी गया हो। एक तो मोबाइल में चेक करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो हो सकता है कोई रह गया हो, तो डेफिनेटली मैं भेज दूंगा। आप सिर्फ मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।